जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? एकदम मजा में मस्त टनाटन। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी नीट की, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब बिल्कुल आपके सर पे बैठे हैं जनाब। ठीक है, एग्ज़ाम आपके बिल्कुल सर पे बैठे हैं और आपको इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था कि टिश्यू क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, टिश्यू क्या होते हैं और आपको कितने टाइप के टिश्यू होते हैं कि टिश्यू का ओरिजिन कहाँ से होता है। टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं और टिश्यू का ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है, आपको ये सब पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो क्विकली उसको हम रिवाइज करते हैं। हमने बताया था कि जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं। टिश्यू ऐसे ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, जो जिनका ओरिजिन सेम हो और सेम फंक्शन करते हो और बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी पाया जाता हो, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कारण जो सेल्स होती हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, चीज़ों का आदान प्रदान होता है, सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो सिमिलर शेल हो और सेम ओरिजिन हो और बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जा रहा है, उसको हम टिश्यू कहते थे। जी, तो बच्चा आपका हो गया है। फिर हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। ठीक, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं हमने पढ़ा था कि एनिमल सेल के अंदर आपके 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। एक तो एपिथेलियल टिश्यू, ठीक, दूसरा आपका आता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा आपका नर्वस टिश्यू। हमने इन सबके ओरिजिन में पढ़े थे। जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है वो आपका एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल तीनों होता है। सही बात है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल तीनों होता है। ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू भी आपका मेसोडर्मल होता है और नर्वस टिश्यू आपका एक्टोडर्मल होता है। आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है ये एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल तीनों होता है। कनेक्टिव टिश्यू आपका मेसोडर्मल होता है और मस्कुलर टिश्यू भी आपका मेसोडर्मल होता है। आपका नर्वस टिश्यू वो आपका एक्टोडर्मल होता है। नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर होते हैं, मतलब जब हम लोग एम्ब्रियो होते हैं एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर, तो हम लोगों के एक्टोडर्म में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं नर्व कार्ड, और उसी नर्व कार्ड से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, इसीलिए हमारे जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये आपके एक्टोडर्मल होते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। फिर हमने इसकी हायरार्की पढ़ी थी कि किस तरह से एक सिंगल सेल से एक बड़ा हैवी ऑर्गेनिज्म बना। तो सबसे पहले हमारा आया था क्या, सबसे पहले हमारा बना था प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था बच्चा? प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था ये कि एक कोई ऐसी सिंगल सेल हो जो रिप्रोडक्शन भी करे, ठीक है, ग्रोथ भी करे, रिप्रोडक्शन भी करे, ग्रोथ भी करे और रेस्पिरेशन भी करे, मतलब सब कुछ एक सिंगल सेल अपने वर्क परफॉर्म कर रही है, उसे हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिर आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब कई सारी सेल एग्रीगेट होके एक झुंड जैसा बना लेती हैं, लेकिन उनके बीच में कोई आदान प्रदान नहीं होता है, मतलब उनके बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं पाया जाता है। सब सेल अपनी मर्जी का वर्क करते हैं, सब सेल अपनी मर्जी का वर्क करती हैं, कोई एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपका क्या आया भैया? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपका टिश्यू लेवल आया। जब टिश्यू आपस में मिले तो आपका ऑर्गन बना। ठीक है, फिर ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से आपका पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से आपका पूरा एक ऑर्गेनिज्म। आपके इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम ये हायरार्की देखें तो ये ऑर्गेनिज्म पे खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आगे भी देखें तो ये ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन आपस में मिलकर कम्युनिटी बनाती है और कम्युनिटी आपस में मिलकर क्या बनाती है? आपका इकोसिस्टम, जिसे हम बायोस्फीयर भी कह सकते हैं, बायोस्फीयर भी कह सकते हैं। फिर हमने पढ़ते हैं भैया, गर्मी बहुत है, चूँकि हमने अपना फ़ैन बंद कर रखा है, क्योंकि अगर फ़ैन हम चलाते हैं तो बीच में ढुर 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 की आवाज़ आया करती है। तो हमने सोचा कि इस बार क्या करें कि फ़ैन बंद करके हम अपना लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का वर्क क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? ये लाइनिंग बनाते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, लाइनिंग बनाते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, सिक्रीशन करते हैं और एब्जॉर्प्शन भी करते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया था। एपिथेलियल टिश्यू क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आता है बॉन्ड एपिथेलियल टिश्यू एंड आपका तीसरा आता है ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। जो आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो
टिश्यू होंगे वो एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होंगे। मतलब बच्चा उसके अंदर क्या होगा, जो आपके टिश्यू होंगे वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होंगे। मतलब जैसे कि आपका स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है तो सिर्फ एक ही लेयर स्क्वामस एपिथेलियम की पाई जाएगी, या क्यूबॉइडल है या कॉलमनार है उसकी सिंगल लेयर पाई जाएगी, तो उसको हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ये होता है कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ये होता है जो आपके स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम या सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या सीलिएटेड एपिथेलियम, पांचों टाइप के हमने टिश्यू के नाम बता दिए। अगर ये आपके मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, अगर आपके ये मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट हैं तो इनको हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। ठीक, फिर आते थे ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंड से हमें याद आता है कि कोई चीज ऐसी जो कुछ सिक्रीट करे। ठीक है, ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं। और जैसे कि आपकी बहुत सी ग्लैंड्स होती हैं, आपकी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, बहुत सी ग्लैंड हैं जो बहुत हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। तो हमने एपिथेलियल टिश्यू लगभग अपना 75% कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन क्या होती है। तो रियल लेक्चर आपका अभी से स्टार्ट होता है। एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन कहां कहां से होती है, तो हम पढ़ते हैं यहां पे लोकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। फिलहाल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सबसे पहले आपका आता है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो सिंगल लेयर में हमने बताया था, सिंपल है तो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होगा और स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का वर्क क्या होता है, डिफ्यूजन, मतलब जहां पे चीजों का एक्सचेंज होना है। जैसे कि आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है कहां पे, आपके लंग्स है, लंग्स के अंदर एल्वेलाई पाई जाती हैं, उन्हीं एल्वेलाई से CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है ब्लड से और एल्वेलाई में। जैसे कि ये एल्वेलाई है और ये आपकी ब्लड की कैपिलरी है। ठीक है, ब्लड की कैपिलरी है, ब्लड की कैपिलरी से आपकी CO2 कहाँ जाएगी, एल्वेलाई में, और आपकी O2 कहाँ जाएगी, आपकी O2 आपकी ब्लड कैपिलरी के अंदर जाएगी। ये डिफ्यूजन किस तरह से होता है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर होता है। आपकी एल्वेलाई के अंदर अगर हम मैकेनिज्म आपको बताएं गैसेस ऑफ एक्सचेंज का, तो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं। एल्वेलाई के अंदर O2 की मात्रा ज़्यादा होती है, एल्वेलाई के अंदर O2 की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अगर ज़्यादा है तो वो कम की तरफ डिफ्यूज़ करेगी। ठीक है, और आपकी जो ब्लड कैपिलरी होती है उनके अंदर O2 की मात्रा उससे थोड़ी कम होती है, तो एल्वेलाई से O2 कहाँ जाएगी, आपकी ब्लड कैपिलरी के अंदर। और आपकी ब्लड कैपिलरी जो बच्चा यहाँ पे होती है, ब्लड कैपिलरी जो यहाँ पे होती है, उसके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो क्या करेगी, CO2 हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी। तो CO2 कहाँ पे कम होती है, आपकी एल्वेलाई के अंदर। तो O2 आपकी एल्वेलाई से कैपिलरी में जाती है और कैपिलरी से आपकी CO2 एल्वेलाई के अंदर जाती है, और उनके बीच में जो टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो आपके स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो हमने स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का वर्क पढ़ लिया। ये डिफ्यूजन करते हैं, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपके कैपिलरी में पाए जाएंगे। ठीक है, एल्वेलाई के अंदर पाए जाएंगे। पैराइटल वॉल ऑफ बॉमन कैप्सूल, पैराइटल वॉल ऑफ बॉमन कैप्सूल ये कहाँ पे पाया जाता है, आपकी जो किडनी होती है, किडनी, अगर किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बहुत से भैया क्या होते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन के ऊपर, ठीक है, नेफ्रॉन के PCT के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बॉमन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, ठीक जनाब, बॉमन कैप्सूल कहते हैं। बॉमन कैप्सूल क्या करता है, बॉमन कैप्सूल के ऊपर बहुत सी ब्लड की कैपिलरीज आती हैं और ब्लड यहाँ से छन छन के कहाँ जाता है, PCT के अंदर। तो यहाँ पे भी समझो एक तरह का डिफ्यूजन हो रहा है। तो पैराइटल वॉल ऑफ बॉमन कैप्सूल के अंदर आपके स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे। फिर आपका एंडोमेट्रियम के अंदर भी पाए जाएंगे। एंडोमेट्रियम कहाँ पे होता है भैया, बता सकता है कोई? एंडोमेट्रियम तो भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपकी जो फीमेल होती है उनके अंदर क्या पाया जाता है, यूट्रस, उनके अंदर यूट्रस पाए क्या होती है, इनर वॉल जो होती है आपकी यूट्रस के अंदर की, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। वहां पे भी आपका स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ठीक, नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ा था, नंबर 2 पे आपके सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का। मतलब ये कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपकी सिलाइवरी ग्लैंड, सिलाइवरी डक्ट्स के अंदर। ठीक है, सिलाइवरी डक्ट्स, PCT एंड DCT कहाँ पाया जाता है, आपका नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, PCT और DCT की फुल फॉर्म क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स
एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इनको रीनल ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। फिर आपका गॉल ब्लैडर के अंदर आपके सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। नंबर 3 पे क्या आता है, स्क्वामस नहीं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, इनका भी वर्क सेम है भैया, इन सारे टिश्यू का जनाब वर्क सेम ही है लगभग। मान लीजिए इसके अंदर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, एपेंडाइमल सेल लीवर के अंदर और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर। एपेंडाइमल सेल कहाँ पाए जाते हैं, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, क्योंकि ये कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पे हमें प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि जो एपेंडाइमल सेल होते हैं, एपेंडाइमल सेल वो कहाँ पाए जाते हैं और ये क्या सिक्रीट करते हैं। एपेंडाइमल सेल आपके माइंड के अंदर पाए जाते हैं और ये आपका ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं। ये काहे का सिक्रीशन करते हैं, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। और लीवर तो भैया आप जानते हैं, पता ना कितने एंजाइम और कितनी चीजें आपका लीवर सिक्रीट करता है। जैसे कि लीवर क्या सिक्रीट करता है, ठीक है, जैसे कि लीवर क्या सिक्रीट करता है बताइए, कोई एग्जांपल दीजिए आप। जैसे कि आपका बाइल जूस हो गया, ठीक है, बाइल जूस, आपका बाइल जूस हो गया। और गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, और ये पाए जाते हैं एपेंडाइमल सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं, लीवर के अंदर पाए जाते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 4 आपका है ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हमने बताया था, ये क्या होते हैं, ये होते तो सिंगल लेयर के अंदर हैं, लेकिन ये बहुत ही कमीने होते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज होते हैं, ऐसा लगता है बाहर से देखने में, बाहर से अगर इनको देखें हम तो ऐसा लगता है कि ये मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, ये मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन ये सिंगल लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपका होगा ट्रैकिया, ठीक है। नंबर 2 ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये आपके स्यूडो स्ट्रेटिफाइड पाए जाते हैं। नंबर 5 आपका सीलिएटेड आ गया है। सीलिएटेड के अंदर क्या होता है, कोई भी टिश्यू जैसे कॉलमनार हो गया या क्यूबॉइडल हो गया, अगर इनके ऊपर हम सीलिया लगा दें, शू 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 वाली सीलिया, जो जैसे कि मान लीजिए कि धागे की तरह संरचना होती है और हल्का हल्का मूवमेंट ऐसे करा करती हैं वो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, एपेंडाइमल सेल के अंदर, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर एंड लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। एपेंडाइमल सेल के अंदर सीलिया इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये ECF का सिक्रीशन करते हैं। ECF का जो सिक्रीशन होता है, मतलब जो वो फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसका मूवमेंट कराने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए वहां पे सीलिया लगी होती हैं। नंबर 2 पे आता है आपका फ्लोपियन ट्यूब। आपका यूट्रस होता है, यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के साइड में ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, यूं, ठीक है, ये आपका फ्लोपियन ट्यूब होता है, ठीक। ये आपका फ्लोपियन, जैसे कि ये मान लीजिए हम यूट्रस हैं, पूरे यूट्रस हैं, ठीक, और साइड में 2 स्ट्रक्चर ऐसे पाए जाएंगे, एक ट्यूब इधर पाई जाती है, एक ट्यूब इधर पाई जाती है, और नीचे आपका फिम्बरी वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक। तो ये आपका फ्लोपियन ट्यूब होगा, यहीं पे आपका फ्यूजन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन आपका फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया किस लिए पाए जाते हैं, क्योंकि जो ओवरी से ओवम निकलता है, ओवम को कैच कौन करता है, ओवम को कैच करता है, ठीक है, ओवम को कैच करता है फिम्बरी, नीचे फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, वो पकड़ लेती है ओवम को, ठीक है, और ओवम को फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ले आती है। ओवम के अंदर कोई फ्लेजला वगैरह नहीं लगा होता है, तो क्या होता है, ओवम खुद मूवमेंट नहीं कर पाता, तो उसको मूवमेंट कराने के लिए कोई ना कोई ऐसा साधन होना चाहिए जो उसको एम्पुला तक ले जाए, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला तक ले जाए, आगे उसको बढ़ाए। तो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आपकी सीलिया लगी होती हैं, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आपकी सीलिया लगी होती हैं, और धीरे धीरे ये ऐसे हवा जैसे हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, तो इसी तरह ये सीलिया ऐसे मूवमेंट करती हैं, और जब ये मूवमेंट करती हैं तो साथ में ओवम भी आगे बढ़ता है। तो हमने पढ़ लिया कि सीलिया का वर्क क्या होता है, या तो ये किसी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, या ये पूरे के पूरे फ्लूइड को आगे बढ़ाते हैं। और नंबर 3 लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, जैसे कि आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अगर इसके अंदर कोई भी हार्मफुल पार्टिकल पहुंच जाए या कोई ऐसी चीज़ पहुंच जाए जो आपके लंग्स के लिए नुकसानदायक हो, तो ये सीलिया मूवमेंट करते हैं, और बीच में गॉबलेट सेल पाए जाते हैं। गॉबलेट सेल क्या करती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, उन्हीं म्यूकस के अंदर वो हार्मफुल पार्टिकल कैच हो जाता है, मतलब उसमें म्यूकस के अंदर वो फंस जाता है, और बाद में वही
सीलिया उस म्यूकस को बाहर निकाल देती हैं और जो आपके सलाइवा के साथ बाहर माउथ के थ्रू आ जाता है। ठीक है, तो हमने सीलिएटेड पढ़ लिया। सीलिएटेड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एपेंडाइमल सेल के अंदर, फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर और लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हमने यहाँ पे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कवर कर लिया है जनाब। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देखिए हमारे चश्मे पे भी पसीना आ चुका है, गर्मी बहुत है जनाब, फिर भी कोई बात नहीं, पसीना वसीना आने दो यार, ये तो रोज की कहानी है। अब हम पढ़ते हैं क्या? अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। इनका नाम है रानी। पूछ रहे हैं सागर जैसी आंखों वाली। भैया हमने तो कभी नहीं देखी सागर जैसी आंखें, सबकी छोटी होते हैं, सागर कैसी आंखों में होता है क्या यार। पुराने लोग क्या क्या लिख देते थे गानों में, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। बढ़िया तो है, लेकिन किसी को फ्लर्ट करना हो तो वर्ड बड़े अच्छे ये सब हैं। सागर जैसी आंखें हैं आपकी, ठीक है, और टमाटर जैसे गाल हैं आपके। फ्लर्ट हो जाएंगे जनाब लोग। चलिए इन सब बातों से हटते हैं हम और हम पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। टिश्यू टुडुंग टुडुंग, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मतलब हमने क्या बताया था? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं? जो मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर। प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर, उसको हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका है स्ट्रैटिफाइड, दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका ट्रांजिशनल। स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल 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 कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ट्रांजिशनल आपके पाए जाते हैं यूरोथीलियम, हाँ, यूरेटर एंड यूरोथीलियम फाउंड इन यूरोथीलियम एंड यूरेटर। एंड यूरेटर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्ट्रैटिफाइड, एक ट्रांजिशनल। एक स्ट्रैटिफाइड, एक ट्रांजिशनल। एक स्ट्रैटिफाइड, एक ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्ट्रेचिंग होती है। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ट्रांजिशनल के अंदर स्ट्रेचिंग होती है, वो उनको ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, जैसे कि यूरोथीलियम और यूरेटर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी यही पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। मतलब ट्रांजिशनल का मतलब ये बताएं, जैसे कि कोई भी टिश्यू उसका शेप चेंज हो जाए, शेप चेंज होने के बाद वो पुनः अपने शेप पे आ जाए, ठीक है। जैसे कि आपका यूरिनरी ब्लैडर है, जब पिछले लेक्चर में यही हमने एग्जांपल दिया था, जब आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन भर जाती है तो क्या होता है? आपका यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच कर जाता है, फुल हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, वे आपके माइंड में तुरंत ही मैसेज कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं।
और मैसेज वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। बाद में बाद में आते हैं आपके मोटर न्यूरॉन तुरंत ही वहाँ पे इफेक्ट डालते हैं और आप थोड़े समय बाद पेशाब करने चले जाते हैं। तो इस तरह से आपका यूरेथीलियम और यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। जब आपका यूरिनरी ब्लैडर बढ़ जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब उसकी जो इनर वॉल वो फूल जाएगी। उसमें जब यूरिन भरी होगी तो वो फूल जाएगी। जब यूरिन पास आउट हो जाती है यूरेथ्रा के थ्रू, तो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर आपकी पुनः अपनी स्टेज के ऊपर आ जाता है, मतलब जो अवस्था उसकी पहले थी उसी अवस्था के ऊपर वो आ जाता है। ठीक, तो ये आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू हो गया। फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को हम दो भागों में फिर से बांट सकते हैं। बांटो भैया, केराटिनाइज एंड नॉन केराटिनाइज। केराटिनाइज, स्पेलिंग सही है, देख लें। केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक, जो हमारा स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होता है वो केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड भी हो सकता है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर केवल स्क्वामस एपिथेलियम का एग्जाम्पल दिया है, तो हम भी यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम लेंगे। ठीक, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होंगे वो मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे और ये इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड का मतलब ये होगा कि कई ऐसी जगह बॉडी के अंदर होती हैं जो हार्ड हो जाती हैं, जैसे कि आपकी मम्मी घर के अंदर क्या करती हैं, आपके लिए रोटी बनाती हैं, काम करती हैं और बहुत सा वर्क करती हैं। तो उनके हाथों में क्या होता है कि जिनको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ढट्ठे। अब आप क्या जाने आपकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है भैया, आप बड़े लोग, तो हम तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ढट्ठे। तो हाथों में ढट्ठे पड़ जाते हैं। तो जो ढट्ठे पड़ जाते हैं ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू ही यहाँ पे होते हैं, उनके अंदर केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो जब केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है तो ये हार्ड हो जाते हैं और ये डेड भी होते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और वाटर के लिए इम्परमेबल होते हैं। जैसे कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो बेयरफुट, मतलब नंगे पैर ज़्यादा चलने की आदत होती है। जब बहुत से जो बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनकी एड़ियाँ फटी होती हैं, जो अपनी प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो उनकी एड़ियाँ फटी होती हैं। तो एड़ियाँ उनकी बहुत ही टाइट हो जाती हैं, फटी होने के बावजूद भी वहाँ पे बहुत ही टाइट होती हैं, प्रोटेक्शन भी वहाँ पे अच्छा खासा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आपके स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं, ये मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है। जब केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है तो वो हार्ड हो जाते हैं, वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाते हैं और प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। और नॉन केराटिनाइज्ड क्या होता है, सेम भैया इसका अपोजिट कर दो, मतलब क्या होंगे, ये सॉफ्ट होंगे, ये वाटर के लिए परमेबल होंगे और ये प्रोटेक्शन को प्रोवाइड नहीं करेंगे। लिखते हैं केराटिनाइज्ड, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नंबर 2, H2O के लिए इम्परमेबल होते हैं। और ये डेड भी होते हैं। नंबर 4, ये प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और नॉन केराटिनाइज्ड के अंदर क्या होता है, ये सॉफ्ट होते हैं, ये H2O के लिए परमिएबल होते हैं। नंबर 3, ये लिविंग होते हैं। और नंबर 4, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया,
हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो मल्टीपल लेयर के अंदर भैया प्रेजेंट होते हैं। इतनी बार आपको हम चीज़ को रिवाइज कराएंगे कि आपके ब्रेन के अंदर एकदम जनाब सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा, वो कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, आप निकालना भी चाहेंगे, जैसे क्या होता है कि कोई ऐसे लम्हे लाइफ के अंदर होते हैं जो नहीं निकलते, सल बन जाती है। तो इसी तरह आपको इतना हम रटवाएंगे, इतना एक ही चीज़ को बेर रिवाइज करवाएंगे जो आपके माइंड के अंदर बिल्कुल बैठ जाकर टेंशन ना लीजिए जनाब। तो आपका जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है ये मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो आपका स्ट्रेटिफाइड और दूसरा ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल के अंदर क्या होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर के अंदर पाया जाता है। मतलब यहाँ पे टिश्यू जो होते हैं, अरे यार थोड़ी स्पीड कम रखें, बच्चे बोलते थे कि आप सर बहुत स्पीड में चले जाते हैं, चलिए स्लो रखते हैं। तो ट्रांजिशनल के अंदर क्या होता है, ये यूरेथिलियम, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाया जाता है। मतलब यहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है, और स्ट्रेचिंग होने के बाद ये अपनी पुरानी अवस्था के अंदर आ जाता है। ठीक, बाद में इसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल के अंदर बांट सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल जो होता है वो आपका केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड के अंदर भी बांट सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होगा वो मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि उनके अंदर केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है। काहे का? केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है। केराटिन का डिपोजिशन के होने के कारण, जैसे कि आपके ये हाथ के डट्टे हो गए, देखिए ये हमारे पड़े हैं, हमारा कैमरा इतना अच्छा है नहीं लेकिन दिख नहीं रहे, लेकिन हमारे काफ़ी पड़े हैं, क्योंकि हम बहुत वर्क करते हैं जनाब। आप नहीं जानते हैं कि क्या क्या करते हैं हम। रोटियाँ भी बना लेते हैं, ठीक है, पराठे भी बना लेते हैं, खाइएगा कभी, बताना, कभी खिला देंगे आपको हम। ठीक है, तो जहाँ पे बॉडी हार्ड हो जाती है, जैसे कि आपकी एड़ियाँ हो गए, आपके हाथ हो गए, तो वहाँ पे क्या होता है, केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है। ये कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं, वाटर के लिए इम्परमेबल होते हैं, डेड होते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं। नॉन केराटिनाइज्ड में क्या होता है, इनके अंदर केराटिन का डिपोजिशन नहीं होता है, ये सॉफ्ट होते हैं और वाटर के लिए परमेबल होते हैं, ये लिविंग होते हैं और प्रोटेक्शन को प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये पाए कहाँ पे जाते हैं, आपका जो माउथ है, माउथ की जो चिक की इनर लाइन है, इनर लाइन, वहाँ पे आपके ये नॉन केराटिनाइज्ड पाए जाते हैं। लिख देते हैं, इनर लाइन ऑफ चिक, इनर लाइन ऑफ चिक, ये गाल की इनर लाइन में पाए जाते हैं। तो हमने इतना पढ़ लिया है। फिर तो हमने पढ़ लिया कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। लेक्चर को देखते रहें, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपको बताएं वो आपके लिए सफिशिएंट हो और आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो। हालांकि हम मानते हैं कि फ़िलहाल अभी प्रॉपर लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है जनाब। फिर हमने क्या बताया, ये हो गया हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। हमने बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और ग्रैंडुलर। अब भैया ग्रैंडुलर तो बचे हैं, उनको भी तो पढ़ना है, तो चलिए ग्रैंडुलर को देखते हैं। ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ग्रैंडुलर ईपी टिश्यू शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाइएगा। आप काफ़ी समझदार हैं, ये उम्मीद हम रखते हैं, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, या आप में कई से बच्चे हैं जो 11th और 12th के भी होंगे, वो देख रहे होंगे हमारा लेक्चर। तो जो ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसको हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल के ऊपर इसको हम बांट सकते हैं। अगर ये यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर आपका कहाँ पाया जाता है, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल। अगर ये मल्टी सेलुलर होगा, नंबर 2 मल्टी सेलुलर।
मल्टी सेलुलर। वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा? जैसे कि आपका लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, आपका लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ठीक। फिर इसको कहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं? डक्ट के ऊपर। ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू को हम डक्ट के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। डक्ट, अगर डक्ट प्रेजेंट है यहां पे, ठीक है, अगर डक्ट प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आप क्या हो गया? पैंक्रियाज, आप क्या हो गया? लीवर, पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अगर किसी भी चीज के अंदर अगर डक्ट प्रेजेंट है, मतलब वो डक्टलेस नहीं है, तो उसको हम एक्सोक्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई हार्मोन्स या कोई सिक्रीशन बन रहा है, हार्मोन से कोई सिक्रीशन या कोई फ्लूइड वगैरह बन रहा है, अगर वो उस डक्ट के थ्रू, मतलब एक नली के थ्रू निकल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। जैसे कि आपका लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए। सलाइवरी ग्लैंड्स में भी डक्ट होते हैं, जैसे कि डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन सी डक्ट होती हैं? डक्ट ऑफ रिवेनस होती है, ठीक है, डक्ट ऑफ वार्टांस होती है, और डक्ट ऑफ एक्सटेंशन। हाँ, 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर डक्ट्स होती हैं। तो हमने पढ़ लिया, अगर डक्ट प्रेजेंट है तो उसे एक्सोक्राइन बोलते हैं। वो लीवर के अंदर, पैंक्रियाज के अंदर और सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर पाई जाती है। अगर डक्ट प्रेजेंट नहीं है, इफ नॉट डक्ट प्रेजेंट, यदि आपकी डक्ट प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं एंडोक्राइन। ये आपका पूरा एक सेपरेट लेक्चर मिलेगा, उसको पढ़ाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। एंडोक्राइन, अगर आपकी डक्ट प्रेजेंट नहीं है, ये कहां कहां पाई जाती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो आपकी बहुत सी हैं जनाब, जैसे कि आपकी हो गई हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। एड्रिनलिन ग्लैंड्स, एड्रिनलिन ग्लैंड्स, ठीक है, एड्रिनलिन हो गई। और आपकी होगी पिनियल ग्लैंड्स, आपकी हो गई थाइमस ग्लैंड, और आपकी हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड्स, सारी ग्लैंड्स का नाम लिखा देंगे यहाँ पे हम जनाब आपके लिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि अगर डक्ट प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं एंडोक्राइन। ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस आपके माइंड के अंदर पाई जाती है। ये समझिए कि ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है, ये समझिए राजा होती है। जितने भी आपको फीलिंग्स आती हैं, लव वाली फीलिंग्स या किसी के थ्रू जलन वाली फीलिंग, गुस्सा आना, ठीक है, कुछ भी आना, वो हार्मोन्स के सिक्रीशन पे डिपेंड करता है। और सबका राजा होता है हाइपोथैलेमस। ये समझो ऊपर बैठा होता है, सबको कमांड देता है, चल बे तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। ये कमांड देता है पिट्यूटरी को, ठीक है, ये पिट्यूटरी को कमांड देता है और पिट्यूटरी सारी ग्लैंड्स को कमांड देती है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस समझिए सबका राजा होता है। इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? इसके अंदर रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन्स, जिसे हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। वो किस पे इफेक्ट करते जाके हैं? वो पिट्यूटरी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो पिट्यूटरी के ऊपर इफेक्ट करते हैं और पिट्यूटरी आगे चल के आपके बहुत से हार्मोन निकालती है और बहुत सी अदर ग्लैंड्स को कमांड करती है। फिलहाल इसको अभी हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे आपका एंडोक्राइन के ऊपर आपका पूरा एक लेक्चर है, एंडोक्राइन के ऊपर आपका पूरा चैप्टर है, उस पर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा एंडोक्राइन। फिर अगर डक्ट प्रेजेंट है तो उसे एक्सोक्राइन कहते हैं, डक्ट प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं। लेकिन कुछ तो लिख देते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। नंबर 3,
निफ्ड ग्लैंड आपका हो गया पैंक्रियास। पैंक्रियास आपका हो गया पैंक्रियास। ठीक है, इसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। डिजाइनिंग जरूरी है कि बोर्ड जरा अच्छा लगे। ठीक है, अब हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू को 2 भागों में बांट चुके हैं, इसको अब हम 2 भागों में और बांटेंगे। नंबर 3 पे आता है कंसंट्रेशन ऑफ सिक्रीशन। कंसंट्रेशन ऑफ सिक्रीशन। कंसंट्रेशन ऑफ सिक्रीशन आपका जो फ्लूइड है, ठीक है, वो कितना कंसंट्रेट है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे 3 टाइप के यहाँ पे कंसंट्रेशन बताएंगे कि कौन कौन से सिक्रीशन होते हैं और क्या क्या उनमें निकलता है। तो सबसे पहले आता है आपका मीरोक्राइन। मीरोक्राइन में क्या होता है, अगर आपकी सेल है, ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए आपकी सेल है, ये आपकी सेल है और इस सेल में यहाँ पे फ्लूइड बना, यहाँ पे ये सेल है और इस सेल में फ्लूइड बना और ये जाना सेल का साइटोप्लाज्म है, ये सेल का आपके साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे क्या हुआ, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ही रहा, केवल फ्लूइड यहाँ से सिक्रीट कर गया। तो इस तरह के सिक्रीशन को हम बोलते हैं मीरोक्राइन सिक्रीशन। नंबर 2 पे आपका आता है एपोक्राइन सिक्रीशन। एपोक्राइन के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और साथ में सिक्रीशन भी होता है। तो सेल के एपिकल पार्ट में एक ये गोल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, गोल स्ट्रक्चर बना लेते हैं और बाद में वो वेसिकल के फॉर्म में साइटोप्लाज्म और उसका जो सिक्रीशन बना है, उसका जो फ्लूइड बना है, दोनों चीज निकल जाती हैं बाहर। ठीक है, तो इस तरह का जो सिक्रीशन होता है वो ज्यादा कंसंट्रेट होता है मीरोक्राइन की अपेक्षा में। मतलब तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपकी ये सेल है, ये आपका कंसंट्रेशन, ये आपका सिक्रीशन यहाँ पे इकट्ठा हुआ, ये आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, ये रहा आपका साइटोप्लाज्म और ये रहा आपका फ्लूइड जो भी सिक्रीट होना है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सेल के ऊपर एक एपिकल पार्ट में वेसिकल की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसके अंदर फ्लूइड प्लस साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर फ्लूइड और साइटोप्लाज्म भी होता है। ये जो वेसिकल आपकी बनी है वो यहाँ से टूट जाती है और बाहर निकल जाती है। तो इसका जो सिक्रीशन होता है वो मीरोक्राइन से ज़्यादा कंसंट्रेट होता है एपोक्राइन का। ठीक है, उसका सिक्रीशन जो होता है वो मीरोक्राइन से ज़्यादा कंसंट्रेट होता है। नंबर 3 पे आपका क्या आता है, होलोक्राइन। ये तो भैया इनका तो मामला पूछो ही नहीं, इनके अंदर सिक्रीशन बनता है और पूरी की पूरी सेल बाहर निकल जाती है। ठीक है, पूरी की पूरी सेल निकल जाती है। ये कहते हैं कि हमको रहना ही नहीं, हमको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ही रहना है। मतलब सिक्रीशन बना सेल के अंदर, ये नहीं कि खाली सिक्रीशन निकल जाए, नहीं, साइटोप्लाज्म पूरा और पूरी सेल मूव आउट कर जाती है। ये आपकी सेल रही और इसमें ही सिक्रीशन रहा और ये पूरी की पूरी मूव आउट कर जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया
जो आपका ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू था उसको लगभग हम 3 भागों में बांट चुके हैं। इसको बांटेंगे 4। बोर्ड में पूरी जगह नहीं बची है बच्चा हमारे। नंबर ऑफ सेल, इसको नंबर ऑफ सेल में बांटते हैं। अगर यूनिसेलुलर हुआ मतलब एक ही सेल प्रेजेंट हुई, जैसे कि गॉबलेट सेल है, ठीक है। गॉबलेट क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ये कहाँ पाई जाती है, आपके ट्रेकिया के अंदर पाई जाती है, ठीक, बता दे रहे हैं। मल्टी सेलुलर हुआ मतलब कई सारी सेल मिलके एक ग्लैंड बना रही है, जैसे कि आपकी लीवर हो गई और पेंक्रियास हो गई। फिर इसको बांटते हैं डक्ट के बेस के ऊपर। अगर डक्ट प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन, जैसे कि आपका लीवर हो गया, पेंक्रियास हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। अगर डक्ट प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं इंडोक्राइन। आपका हाइपोथैलेमस हो गया, एड्रेनल ग्लैंड्स हो गई, पिनियल ग्लैंड्स हो गए, थाइमस ग्लैंड हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गए। अगर जो ग्लैंड है उसे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। कहाँ पाई जाती है, पेंक्रियास के अंदर, ठीक है। पेंक्रियास क्या होती है, एक हेट्रोग्लैंड ग्लैंड होती है। नंबर 3, इसको हम बांट सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सिक्रीशन के ऊपर भी, कंसंट्रेशन ऑफ सिक्रीशन के ऊपर भी बांट सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया मीरोक्राइन। मीरोक्राइन के अंदर क्या होता है, आपकी सेल होती है सेल, और सेल में जो सिक्रीशन बनता है केवल सिक्रीशन मूव आउट करता है सेल के बाहर, साइटोप्लाज्म नहीं जाता है, तो ये ट्रेट होती है। गला पड़ गया यार, पढ़ाते पढ़ाते ज्यादा हो गया आज। फिर नंबर 2 पे आता है एपोक्राइन। एपोक्राइन के अंदर क्या होता है, सेल है, सेल ये है, सेल में फ्लूइड का सिक्रीशन बनता है और साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सेल के ऊपर एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और वो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर सेल से डी अटैच हो जाता है और डी अटैच होने के बाद वो मूव आउट कर जाता है बाहर। नंबर 3 पे आती है आपकी होलोक्राइन। होलोक्राइन भैया ये तो इनका मामला सबसे ही हटके, सबसे गजब है। इनके अंदर क्या होता है, सेल के अंदर सिक्रीशन बनता है और साइटोप्लाज्म भी होता है और ये पूरी की पूरी सेल मूव आउट कर जाती है, तो इसको हम बोलते हैं होलोक्राइन। तो हमने ग्रैंडुलर एपिथेलियम को यहाँ 3 भागों में डिवाइड कर चुके हैं। चौथा भाग आपका आता है सिक्रीशन। यहीं पे लिख देते हैं सिक्रेशन। सिक्रेशन को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सेरस, नंबर 2 मिक्स्ड, नंबर 3 म्यूकस। म्यूकस जो सेरस होगा वो क्या सिक्रेट करेगा, वाटर H2O, और जो म्यूकस होगा, म्यूकस ग्लैंड होगी, वो म्यूकस को ही सिक्रेट करेंगी, म्यूकस। और जब मिक्स्ड होगा ये दोनों को सिक्रेट करेंगी, बोथ। यहाँ पे बोथ लिख देते हैं। सिक्रीशन के बेसिस के ऊपर देखें तो इसको सेरस, मिक्स्ड और म्यूकस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सेरस क्या होगा, ये वाटरी सोल्यूशन को सिक्रेट करेगा, और म्यूकस क्या करेगा, ये म्यूकस को सिक्रेट करेगा। जो म्यूकस ग्लैंड होगी ये म्यूकस को सिक्रेट करेंगी। और मिक्स्ड क्या होती हैं, जो म्यूकस और वाटर को दोनों को सिक्रेट करती हैं। म्यूकस वाटर को दोनों को सिक्रेट करती हैं। तो हमने आपका एपिथेलियल टिश्यू पूरा कवर कर लिया। जीना यहाँ मरना यहाँ, ये क्या परमानेंट लग गया क्या हो, इसके सिवा जाना कहाँ, हम राज हैं अंदाज हैं, हम हैं कहाँ तुम हो कहाँ, ना 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 ना। मिट जाओ यार। बोर्ड कह रहा है हमको मिटा सके ये तुम में दम नहीं, जमाना हमसे है जमाने से हम नहीं। कौन सी फिल्म के डायलॉग है यार, हम तो भूल गए। बताएं, आप लोग ही बताएं कमेंट में। लेकिन हमने मिटा दिया, लग रहा है कहीं न कहीं परमानेंट लग गया है। ठीक है, चलिए मिट चुका है। अब हम आप नया टॉपिक लेके आते हैं आपके लिए, सेल जंक्शन। सेल जंक्शन क्या होता है, सेल जंक्शन ये एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ही पाया जाता है। सेल जंक्शन 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका टाइट जंक्शन, नंबर 2 पे आपका आता है एडहेसिव जंक्शन, एंड नंबर 3 पे आपका आता है गैप जंक्शन। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं भैया, लगा लीजिए आप भी। सेल जंक्शन, सेल जंक्शन ये 3 टाइप के होते हैं। टाइट जंक्शन, नंबर 2 एडहेसिव जंक्शन, जंक्शन है जंक्शन। नंबर 3 गैप जंक्शन।
गैप जंक्शन। ये क्या करते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं और दो सेल के बीच में ये ब्रिज बनाते हैं। दो सेल के बीच में ये ब्रिज बनाते हैं, या तो दो सेल के बीच में जैसे कि किसी भी चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, या वो सेल आपस में कोई सब्सटेंस लीकेज कर रही है, तो वहाँ पे टाइट जंक्शन पाया जाता है। वो क्या करता है, लीकेज को प्रिवेंट करता है। एडहेसिव जंक्शन क्या करता है, एडहेसिव जंक्शन एक सेल को दूसरी सेल से अटैच करता है। जैसे कि ये एक सेल है और ये एक सेल है, बीच में आपका एडहेसिव जंक्शन पाया जा रहा है, तो एक सेल को दूसरी सेल से बहुत करीब से अटैच करता है, उसको हम बोलते हैं एडहेसिव जंक्शन। एडहेसिव माने होता है जैसे चिपकना, जैसे कि आपका जो फेविक्विक पाया जाता है एडहेसिव होता है ना। और फिर गैप जंक्शन क्या करता है, गैप जंक्शन क्या करता है, जो दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन होनी है, दो सेल के बीच में सब्सटेंस का एक्सचेंज होना है, वो गैप जंक्शन के थ्रू होता है। तो लिखते हैं ये कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन, रेड मार्कर यूज करते हैं आपके लिए, पेश है आपके लिए रेड मार्कर। कौन सी कंपनी का, फ्लेयर। फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या करती हैं, ये ब्रिज बिटवीन टू सेल बनाती हैं। ब्रिज, हाँ ये स्पेलिंग है, ब्रिज बिटवीन टू सेल, ठीक है, ब्रिज बिटवीन टू सेल, ब्रिज बिटवीन टू सेल, ठीक है। टाइट जंक्शन क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं लीकेज को, प्रिवेंट लीकेज। एडहेसिव जंक्शन क्या करते हैं, ये सीमेंटिंग करते हैं, सीमेंटिंग करते हैं और कनेक्ट करते हैं एक सेल को दूसरी सेल से, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सीमेंटिंग करते हैं और कनेक्ट करते हैं एक सेल को दूसरी सेल से। एडहेसिव जंक्शन का ये वर्क होता है। नंबर 3, गैप जंक्शन का क्या वर्क होता है, गैप जंक्शन का क्या वर्क होता है, ये एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो हमने 3 टाइप के जंक्शन पढ़ लिए हैं। सबसे पहला था आपका ये लीकेज को प्रिवेंट करता है। एडहेसिव जंक्शन क्या करता है, एडहेसिव जंक्शन एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करता है। और गैप जंक्शन क्या करता है, वो कम्युनिकेशन कराता है, एक सेल से दूसरी सेल के बीच में जो एक्सचेंज होना है किसी भी चीज़ का, न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, किसी भी चीज़ का, अगर एक सेल से दूसरी सेल के बीच में एक्सचेंज होना है तो वहां पे आपकी सेल आती है, वहां पे आपका जंक्शन आता है गैप जंक्शन, ठीक है। इसको हम एक स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर देखते हैं। यहां पे स्क्रीनशॉट ले लेना धमाधम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे आपकी ब्लैक मार्कर, आपकी ये एक सेल है और ये आपकी रही दूसरी सेल, ठीक है। ये एक सेल है, ये सेल ए है, ये सेल बी है, ठीक है। अगर इनके बीच में किसी चीज़ का लीकेज हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके टाइट जंक्शन पाए जाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे बना दिया हमने, लीकेज हो रहा है तो यहाँ पे टाइट जंक्शन होंगे, इसको बोलते हैं हम टाइट जंक्शन, ठीक है, टाइट जंक्शन। अगर ये एक सेल दूसरी सेल को कनेक्ट कर रही है तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, बना रहे हैं अभी हम।
और इनके बीच में भी कुछ बैंड पाए जाते हैं यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं एडहेसिव जंक्शन, एडहेसिव जंक्शन, ठीक है। और अगर बीच में इस गैप को फिल किया जा रहा है, ठीक है, अगर ये जो गैप है, ये जो गैप आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक वाला, अगर इस गैप को फिल किया जा रहा है, या मान लीजिए इसके बीच में कोई ऐसा ब्रिज बनाया जा रहा है, या इनके बीच में एक पाइप बिछाया जा रहा है जिससे चीज़ों का एक्सचेंज हो पाए, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं गैप जंक्शन। जैसे कि ये क्या हो रहा है, सॉरी यार, मार्कर हम गलत उठा लेते हैं। ये आपका रहा गैप जंक्शन। तो यहाँ पे चीज़ों का एक्सचेंज हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। गैप जंक्शन, ठीक है। तो हमने गैप जंक्शन भी पढ़ लिए। अब हमारा क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अरे यार, तो हमारा यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू पूरा का पूरा, मतलब फुल डिटेल में फुल इंफॉर्मेशन हमने दी, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। जय हिंद। उसमें हम आपको पढ़ाएंगे मस्कुलर टिश्यू।